शुरू करते हैं। एक्चुअली अभी तक मैंने आपको प्रोवाइडर के बारे में बताया नहीं है, सही है। अब प्रोवाइडर के बारे में थोड़ा सा टाइम आ गया बात करने का, और अब मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, सही है। ओके, सॉरी। ओके, मोर ओवर सीन ये है कि हमने अभी तक क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत सीख ली है, थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी हमने सीख ली है, और हम अब इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर करने जा रहे हैं, सही है। प्रोवाइडर का जो मेन रीज़न है उसको यूज़ करने का, वो मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर दूँ, ठीक है। वो क्लियर क्या है, लेट्स से मैं इधर यूज़ करता हूँ फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट। ओके, अभी तक हमने फ्लटर के अंदर देखा है कि किस तरह से हम फंक्शनैलिटीज़ लगा सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा पढ़ना है स्टेट मैनेजमेंट्स के बारे में, जो आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ, प्लस आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर ली है, बट मैं छोटा सा रिकैप करूँगा जो चीज़ें रह गई हैं उसको कवर करने के लिए। अब जब आप मार्केट में जाओगे ना तो पूछेंगे वाई वो यूज़ स्टेट मैनेजमेंट। सिंपल क्वेश्चन, वाई वो यूज़ स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट जो सा है ना, ये सबसे जो इसकी है ना, इज़ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो फ्लटर के अंदर की आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी मोबाइल या वेबसाइट डेवलपमेंट में जाओगे तो आप पढ़ोगे। अगर आप एज अ वेब डेवलपर बनते हो तो वहाँ पे रिडक्स एक बहुत बड़ी स्टेट मैनेजमेंट है, आप देखोगे बड़े बड़े बंदों को रोते हुए। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा स्टेट मैनेजमेंट्स हर फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट का काम होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर का, चाहे वो मोबाइल डेवलपर हो चाहे वो वेब डेवलपर हो। बैक एंड डेवलपमेंट का इसका कोई काम नहीं होता। स्टेट मैनेजमेंट जो उनसा है ना, इसका जो एक्चुअल आंसर है वो वाई वो यूज़ स्टेट मैनेजमेंट। इन शॉर्ट सिंपल, हम कोई भी ऐसी ऐप नहीं देखते जिसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना करती हो। हमें हर ऐप के अंदर फंक्शनैलिटी चाहिए होती है। क्लिक करें तो ये हो जाए, तो ये हो जाए, कुछ ये हो जाए, प्लस करने पे 0 से 1 हो जाए, माइनस करने पे माइनस हो जाए, क्लिक पे साउंड प्ले हो जाए, साउंड प्ले हो तो कलर चेंज हो जाए, क्लिक करने पे ये हो जाए। कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी जो क्या कहते हैं हम चाहते हैं क्लिक करने के ऊपर इफेक्ट करे हमारे व्यू के अंदर। जैसे भी ये है, मान लो ये एक बॉक्स नीचे ओपन हुआ हुआ, इस क्लिक के ऊपर ये नीचे से हाइड हो जाएगा। मैं गॉट इट पे क्लिक करता हूँ, ये हाइड हो गया। इस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी कि किसी क्लिक के ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर हमारी स्क्रीन के ऊपर यूज़र की स्टेट चेंज हो जाए, ऐसी स्टेट के लिए हम स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब इन शॉर्ट सिंपल है। स्टेट का मतलब होता है आपकी जो स्टेट होती है, जो आपकी हालत होती है, और मैनेजमेंट का मतलब है ऐसी स्टेट जो आपकी स्टेट, जो ऐसी आपकी स्क्रीन की स्टेट्स को मैनेज करे। ओके, अब हमारे पास फ्लटर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेट मैनेजमेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है आप जो सीखो वही टॉप क्लास है, बहुत ज़्यादा स्टेट मैनेजमेंट्स हैं। जो सबसे पहले एक अप्रोच है इसके अंदर सेट स्टेट, जो आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है। ये एक लो लेवल अप्रोच है, जैसे हमने इसको पढ़ा था, बट ये यूज़ हो रही है। आप कहीं पे भी यूज़ करो, इवन मैं खुद भी अभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बैड अप्रोच है, बट ये एक अप्रोच है स्टेट मैनेजमेंट की। जब आपसे कोई पूछेगा कि आपने कौन कौन सी स्टेट मैनेजमेंट पे काम किया, तो आपने उसको कहना है कि मैंने आपने उसमें सेट स्टेट का नाम नहीं लेना होता, बिकॉज अगर कोई पूछेगा उसको पता है, ऑब्वियस बात है, इसको पता होगा इसका। ये सबसे लो लेवल है, कोई इसकी जिक्र नहीं करता, बट अगर आप चाहो तो इसको यूज़ करके पूरी ऐप भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, स्टेट मैनेजमेंट के अंदर के बाद क्या कहते हैं, इनहेरिटेड विजिट्स। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा स्टेट मैनेजमेंट्स कॉमन है, जैसे कि नीचे उसने और भी लिंक्स आई थिंक दिए हुए हैं, किधर गई प्रोवाइडर, जैसे स्टेट मैनेजमेंट की ये पैकेजेस की लिस्ट उसने दी हुई है। जैसे एक फ्लटर ब्लॉक पैकेज है, ब्लॉक किस लिए यूज़ होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है। जो इसके अलावा रिवर पोर्ट है, इसके अलावा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्टेट मैनेजमेंट्स हैं, जिसमें से मैंने आपको रिकमेंड किया था प्रोवाइडर रिकमेंड करने की रीज़न ये थी, प्रोवाइडर जो सा है ना, ये फ्लटर ने सबसे पहले मतलब इसको रिकमेंड किया था कम्युनिटी के अंदर। जब फ्लटर लॉन्च हुई थी ना, फ्लटर ने इसको हाईली रिकमेंड किया था। अभी जितनी भी स्टेट मैनेजमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं ना एडवांस लेवल, वो सारी एट द एंड पीछे इसको यूज़ कर रही हैं। तो आपको एक अच्छी आनी चाहिए, प्रोवाइडर के थ्रू आप पूरी ऐप बना सकते हो। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मगर ये बहुत बेहतर है ये सेट स्टेट और उन सबसे। ये एक प्रॉपर एक सोल्यूशन है एक स्टेट मैनेजमेंट का, ठीक है। प्रोवाइडर के बारे में हमने ये पढ़ा था, ये एक स्टेट मैनेजमेंट है जो
जो रिलायबल स्टेट मैनेजमेंट है, आपको मैंने इसके बारे में बताया था, इसके सिंटैक्स के बारे में। ओके, एक काम आपसे और क्वेश्चंस होंगे कि वाई वो यूज़ स्टेट मैनेजमेंट। आपने पहले आंसर दे दिया, अपनी स्क्रीन की स्टेट्स को चेंज करने के लिए हम किसी स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। दूसरा इसका आंसर है जो आपने सारे देने होते हैं, दूसरा कि ये कॉम्प्लेक्स स्क्रीन की स्टेट्स को मैनेज करने के लिए भी यूज़ होता है। अगर आपकी ऐप बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपकी मान लो 10 स्क्रीन बनी हुई है, आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन का डेटा ही मूव करना है, या फिर आपको 1 से 10 स्क्रीन पे कुछ इम्पैक्ट करना है, या आपको मल्टी स्क्रीन्स के अंदर कोई ऐसा काम करना है कि एक क्लिक के ऊपर स्टेट चेंज हो जाए, ऐसी चीज़ के लिए आप प्रोवाइडर को यूज़ या किसी भी स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जब हम दराज पे जाते हैं या किसी भी स्टोर के ऊपर, होम पेज पे ऑफ़र चल रही होती है और लिखा होता है कि दिस ऑफ़र विल एंड इन 20 मिनट्स, वो टाइम चल रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे। अब आप क्या करते हो, आप पूरी ऐप के अंदर सेटिंग में जा रहे हो, प्रोफाइल पे जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, पीछे वो पे टाइम चल रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप स्क्रीन पे जाते हो, टाइम रुक गया, अब वापस आओगे दोबारा 20 से शुरू होगा। आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका जो डेटा है वो क्या कहते हैं, इम्पैक्ट नहीं हो रहा। आपकी एक स्टेट दूसरी स्टेट से मैच भी हो सकती है, मिसमैच भी हो सकती है। मतलब आपके पास इतना कंट्रोल है कि आप एक स्क्रीन को अगर छोड़ भी दो, दूसरी स्क्रीन में उसका कंट्रोल रह सकता है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताई है। तो इन शॉर्ट प्रोवाइडर या किसी भी स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। अगर आप यही काम सेट स्टेट से करने बैठोगे, आपको लग पता जाएगा। ओके, इसके अलावा जो उनसे जो प्रोवाइडर है, इसको यूज़ करने की रीज़न ये थी कि ये अच्छी है, फास्ट है, और आई थिंक ये किसी भी पर्सन के लिए इजी टू यूज़ है। इसके अलावा एक और स्टेट मैनेजमेंट है जो रिकमेंड की जाती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ट्यूटोरियल्स देख के इसको स्टार्ट कर लेते हैं, वो है गेटेक्स। गेटेक्स जो सी एक स्टेट मैनेजमेंट ये है, आई थिंक गेटेक्स जो सी है ना, ये बहुत बड़ी स्टेट मैनेजमेंट है। ये खाली ये प्रोवाइडर से भी बड़ी स्टेट मैनेजमेंट है। ये स्टेट मैनेजमेंट के अलावा भी आपको इतना कुछ देती है कि लोग इसको यूज़ करने के लिए पागल है। ये बहुत अच्छी स्टेट मैनेजमेंट है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी इजी है, प्रोवाइडर से भी इजी है। मगर इसका इशू ये है कि ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं थी कभी भी, मतलब ये कभी भी रिकमेंडेड अप्रोच नहीं रही, और कोई भी बड़ा डेवलपर इसको यूज़ नहीं करता। और अभी भी मैंने देखा है काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ हो रही होती है। तो आप जब प्रोवाइडर सीखोगे ना, आपको समझो गेटेक्स का सीखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये इससे भी हल्की है मतलब, और इसको सीखना आसान है, और इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं। इसमें आप कितना कुछ कर सकते हो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, बट जो उनसे बड़े लेवल में अगर सोचें, आप अगर किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू के अंदर कहोगे कि मैं गेटेक्स पे काम किया, तो उसका इंप्रेशन बैठ जाएगा, वो कहेगा ठीक है, मतलब मॉडरेट इसने कुछ चूज़ किया। बट प्रोवाइडर अभी भी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि लिस्ट के अंदर ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। ओके, यहाँ तक क्या अभी जो रिकमेंडेड अप्रोच फ्लटर की तरफ से चल रही है वो है ब्लॉक इस टाइम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो सॉलिड प्रिंसिपल पे बेस करती है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से आप डायरेक्ट कोई बंदा जैसे जितना आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप सोचो मैं डायरेक्ट ब्लॉक शुरू करूं तो आप उसमें फंस जाओगे, आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको भी स्टेट मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया है, प्लस आपने अभी तक किसी स्टेट मैनेजमेंट पे काम नहीं किया। सेट स्टेट तो मैं गिनती में रख ही नहीं रहा। आपने कोई भी पैकेज लगा के स्टेट मैनेजमेंट पे काम नहीं किया, तो आप डायरेक्ट ब्लॉक पे जाओगे, आप हिल जाओगे, और आपकी डार्ट अभी स्ट्रांग नहीं है, आपको सॉलिड प्रिंसिपल का नहीं पता। तो इस वजह से ब्लॉक सीखना एक बिगनर के लिए बहुत मुश्किल काम। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको कोई ऐसी स्टेट मैनेजमेंट चाहिए जो आप बेसिक फ्लटर के रूल्स आपको सिखाए, आपको एक बेसिक ऐप बनाने आए। जब आपको ऐप में कॉन्फिडेंस आ गया, जब आपको लगे मैं कर सकता हूँ, फिर आप स्टेट मैनेजमेंट चेंज करते हो। आखिरी क्वेश्चन कि आखिरी चीज़ ये है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कल को जाते हो, हर जगह का रूल अलग होता है, हर जगह का स्ट्रक्चर अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोवाइडर ही वहाँ पे यूज़ हो रही होगी, मगर बेस ही प्रोवाइडर है। लेट्स से अगर आप किसी इंटरव्यू को क्रैक करते हो, आप उनसे पूछोगे मैंने जिस प्रोजेक्ट पे आना है आफ्टर 1 वीक और 10 डेज़, उस पर स्टेट मैनेजमेंट क्या है, वो आपको बताते हैं इस पर मान लो रिवर पोर्ट है, तो आप विद इन 10 डेज़ और 7 डेज़ पहले रिवर पोर्ट की बेसिक सीखोगे। तो ये लर्निंग कर्व आपको लाइफ में चलती रहेगी। आप कुछ छोटी छोटी सीख लोगे, एक दफ़ा ब्लॉक सीख लोगे, एक दफ़ा रिवर पोर्ट सीख लोगे, एक दफ़ा गेटेक्स सीख लोगे, एक दफ़ा प्रोवाइडर सीख लोगे, फिर आपको रेयर ही कोई होगी जो और कोई नज़र आएगी, इन्हीं 4 में से आपको यूज़ हो रही होगी। गेटेक्स, प्रोवाइडर, रिवर पोर्ट और ब्लॉक।
ठीक है। तो इन शॉर्ट ये आपका एंड गोल होना चाहिए कि मैं इस पे मैंने खाली स्टैंड नहीं करना, मैं जब इससे सीख के कुछ इसको बना के इसको कर लूँगा तो मैंने मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडवांस करना है। जब कोई बंदे को प्रोवाइडर पे ग्रिप हो जाए तो वो उसके रिवर पोर्ट के ऊपर जंप कर सकता है आराम से। रिवर पोर्ट अपडेटेड वर्जन है प्रोवाइडर का, जो प्रॉब्लम्स प्रोवाइडर के अंदर थी वो रिवर पोर्ट ने सॉल्व की हैं। तो इन शॉर्ट रिवर पोर्ट इससे भी अच्छा वर्जन और हाईली रिकमेंडेड। परफेक्ट। प्रोवाइडर लगाने के लिए सबसे पहले आपको पैकेजेस के अंदर जाना होता है और इसको एज अ पैकेज ऐड करना होता है, जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बता दिया होगा। आपने एक पैकेज ऐड किया प्रोवाइडर का, हर स्टेट मैनेजमेंट का अपना पैकेज है, ठीक है। सेट स्टेट का कोई पैकेज नहीं है, इसलिए लोग इसको गिनते भी नहीं हैं स्टेट मैनेजमेंट में। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने किस स्टेट मैनेजमेंट पे काम किया, तो आपने कहना है मैंने प्रोवाइडर पे किया। अगर प्रोवाइडर के अलावा किए हैं उनका नाम लेना है, कभी भी सेट स्टेट का स्टेट मैनेजमेंट में नाम नहीं लेना। बट लॉजिकली हमें पता है सेट स्टेट मैनेजमेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैकेजेस गेट कर लिए और इसके अलावा क्या कहते हैं, मैं आउटपुट पे गया और मेरे एग्जिट कोड 0 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर 1 आता है एग्जिट कोड अगर 1 आ जाए ना तो वजह लिखी होती है कि मान लो वो कहता है कि ये वाला पैकेज इस वर्जन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप या तो आगे से वर्जन हटा दो, जैसे मैं हटा देता हूँ समटाइम, या तो आप क्या कहते हैं ना उस एरर को पढ़ो कि किसका वर्जन क्या करना है। तो वो लिखा होता है कि जैसे मान लो ये है ना 6. अब मैं मान लो 7 कर देता हूँ और मुझे पता है प्रोवाइडर का 7 वर्जन अभी तक आया ही नहीं, 6 लेटेस्ट था। अब देखो एरर क्या आया, एरर पढ़ो तो एरर कहता है प्रोवाइडर दिस वर्जन डज नॉट मैच एनी वर्जन। अब ऐसे रीड करोगे कि अच्छा ये हो रहा है, फिर आप कहोगे कि वो कहता है ये वर्जन लगाओ, देखो ऐड फ्लटर प्रोवाइडर ये वर्जन, देखो वो इतना इंटेलिजेंट है, वो पहले रीड कर लेता है कि ये वाला गलती ये कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से अब ये हो गया। दूसरा काम मैंने आपको बताया था, प्रोवाइडर के अंदर आप MVC या MVVM पैटर्न कोई ना कोई यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। अभी हम MVC पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कंट्रोलर के अंदर जाके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ प्रोवाइडर का। अब सबसे पहले हमें कंट्रोलर के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज़ कंट्रोलर। लेट्स से ह्यूमन की जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो कंट्रोलर है एक्चुअली हमारा ब्रेन है, जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, जो सारी लॉजिक कंट्रोल कर रहा है, वो हर पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, वो हर एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। सेम एज इट इज़ एक मोबाइल ऐप के अंदर उसका भी एक ब्रेन होता है, उसमें कैसे लॉगिन चलता है, कैसे साइन अप होता है, कैसे डेटा आता है, कैसे डेटा सेंड होता है, कैसे लाइक होता है, कैसे शेयर होता है, कैसे क्या होता है। एक्चुअली इस टाइप की सारी फंक्शनैलिटी पार्ट ऑफ कंट्रोलर है, जो पीछे लॉजिक परफॉर्म हो रही होती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें जितनी भी बिजनेस लॉजिक है वो सारी की सारी कंट्रोलर में रखनी होती है, ठीक है। तो प्रोवाइडर जो सा है वो आपका एक बिजनेस लॉजिक का पार्ट होता है। प्रोवाइडर के अंदर आपकी सारी कॉम्प्लेक्स लॉजिक होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर प्रोवाइडर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर प्रोवाइडर का फोल्डर बनाता हूँ। बट ये कहीं पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये अलग भी हो सकता है, ठीक है। कोई लोग कंट्रोलर यूज़ ही नहीं करते, डायरेक्ट प्रोवाइडर के नाम से यूज़ करते हैं। प्रोवाइडर का मतलब है इन शॉर्ट फोल्डर का, ये फाइल का, कि इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, ओके। मतलब फ्रंट एंड के अलावा सब कुछ इसके अंदर है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, यहाँ पे जब मैं गया था यहाँ पे गॉट इट लिखा हुआ था, इसको क्लिक करने के पीछे कौन सा वेरिएबल बना था, उसके ट्रू करना था, फॉल्स करना था, क्या करना था, वो सारा पार्ट ऑफ लॉजिक था, ठीक है। तो इस तरह की सारी बिजनेस, अब जैसे ये ऊपर ब्लैक और डार्क मोड है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा ब्लैक मोड होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि क्लिक करने पे एक वेरिएबल होगा जो पहले ट्रू होगा लाइट मोड पे, फिर फॉल्स होगा, क्लिक करूँगा तो इसके क्लिक करने पे ये कलर्स का वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन को चेंज कर, मतलब जो भी आप सोच रहे हो कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो एट दी एंड एक बिजनेस लॉजिक है। वो बिजनेस लॉजिक, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि अगर आपके लैपटॉप का नहीं, अगर आपके लैपटॉप का डार्क मोड ऑन है तो ये डार्क मोड लैपटॉप वाला पिक करे, और अगर आपके लैपटॉप का लाइट मोड ऑन है तो इन शॉर्ट आप वो लाइट मोड ऑन करो। अब देखो मेरा डार्क मोड ऑन है, मैंने ऑफ़ किया, देखो मैं अपने लैपटॉप के थीम से वेबसाइट या ऐप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो ये लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है। ये सारी पार्ट कहाँ पे होगी, प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। गुड हो गया, पता कैसे चलेगा हमारा, ये लॉजिक है ना। अब हम उसके अंदर फ्लटर में देखेंगे कैसे इसको फाइंड करेंगे, पैकेज मिलेगा, पैकेज को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ करेंगे, प्रोवाइडर के अंदर करेंगे,
और उसके इम्पैक्ट के ऊपर फ्रंट एंड पे क्या चेंज होगा वो हैंडल करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। प्रोवाइडर का पर्पस समझ आ गया। प्रोवाइडर फोल्डर बनाने का रीज़न ये है कि आपकी जितनी बिजनेस लॉजिक है वो यहाँ पे होती है। ओके, दूसरा ये था कि आपका जितने व्यू फाइल्स होती हैं, मान लो हमारी ये इतनी ज़्यादा व्यू फाइल्स हैं, हर व्यू फाइल के अगेंस्ट एक प्रोवाइडर फाइल होना अच्छी अप्रोच है। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक कंट्रोलर स्क्रीन है, तो आप यहाँ पे कंट्रोलर काउंटर स्क्रीन है, तो आप लिखोगे काउंटर प्रोवाइडर डॉट डार्ट। आपकी एक फ़ाइल व्यू की एक प्रोवाइडर फाइल अच्छी अप्रोच है। मान लो हमने काउंटर वाली जो फाइल बनाई है, इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक परफॉर्म हो रही, अब वो लॉजिक जो उनसी है वो सेपरेट होनी चाहिए दूसरी फाइल से। ये दूसरी फाइल अलग, ये दूसरी अलग, ये दूसरी अलग। हर फाइल का एक पर्पज़ है, हर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हर फाइल की लॉजिक का भी कोई पर्पज़ है। ठीक है, जैसे किस तरह से लॉगिन चलता है, किस तरह से साइनअप चलता है, किस तरह से होम पेज आता है, किस तरह से सेटिंग चलता है, ये सारे अलग पेजेस हैं, तो इनकी लॉजिक भी एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट हर फाइल के अगेंस्ट एक प्रोवाइडर फाइल होना अच्छी अप्रोच है, रिकमेंडेड है। अगर आप क्या कहते हैं एक इन सारों के लिए एक प्रोवाइडर फाइल बनाओ तब भी काम हो जाएगा। अगर इन सारों के लिए क्या आप दो फाइल के लिए एक प्रोवाइडर फाइल बनाओ तब भी काम हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल के अगेंस्ट एक वो बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये एक डेमो स्क्रीन बनाई थी लास्ट टाइम, जिस पे हमने ऑडियो पैकेज लगाया था, सही है। अभी मैं इसी कोड को सारा का सारा प्रोवाइडर के थ्रू हैंडल करूँगा, सेम चीज़ को सेम टू सेम। अभी हमने सेट स्टेट से तो ये काम देखा है, ये चल रहा है, सब कुछ ओके है। अच्छा, मैं डेमो स्क्रीन है ना, डेमो स्क्रीन जैसे ही नाम इधर रख देता हूँ, लेट्स से डेमो प्रोवाइडर डॉट डार्ट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है समटाइम कि नाम क्या रखें। नेम आप वो रखो जो फाइल नेम है, ताकि आपकी आसानी हो जाए। ठीक है, डेमो स्क्रीन मतलब आपका व्यू है, और प्रोवाइडर मतलब आपकी प्रोवाइडर फाइल है। अब ये भी कर सकते हो आप प्रोवाइडर ना लिखो, आप सिर्फ लिख दो डेमो डॉट डार्ट, क्योंकि पहले से ही प्रोवाइडर के फोल्डर के अंदर है, समझ आ रहा है। बट मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, ज़रा मीनिंगफुल रखता हूँ, प्रोवाइडर पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, अब कहीं पे भी जाते हो ज़रूरी नहीं है कि यही स्ट्रक्चर हो, हर किसी का अपना फॉलो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आया, आपने प्रोवाइडर के अंदर आके क्लास बनानी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया होगा कि आपने एक क्लास बनानी है, क्लास का नाम रखना है। ये क्लास ना कोई स्टेटफुल है ना स्टेटलेस है, ये एक सिंपल क्लास है। ठीक है, इसका नाम रखो उस पर जो आपकी फ़ाइल का या उसका नाम है। मैं डेमो प्रोवाइडर रखता हूँ ताकि ये आसान हो जाए फाइंड करने में। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर। ठीक है, चेंज नोटिफायर। अब मुझे बताओ व्हाट इज़ चेंज नोटिफायर। चेंज नोटिफायर की एक क्लास है जो प्रोवाइडर हमें देता है। ओके आपने वीडियो में इनहेरिटेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया था। ओके कि जो डेमो प्रोवाइडर जो हमारी जो क्लास हम लोग उसमें अपनी जो चेंज नोटिफायर जो बिल्ट इन क्लास है प्रोवाइडर की, ओके उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके प्रॉपर्टीज और मेथड्स। ओके, यहाँ पे अब देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। मान लेते मैं जाता हूँ YAML के अंदर और प्रोवाइडर पैकेज को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने प्रोवाइडर पैकेज कमेंट किया, बट अगर मैं इधर जाता हूँ कोई एरर नहीं है। इट मीन्स कि जो चेंज नोटिफायर है ये पार्ट ऑफ प्रोवाइडर नहीं है, ये प्रोवाइडर का पार्ट नहीं है, ये पैकेज की वजह से नहीं है। ये प्रोवाइडर पैकेज जब मैंने ऑफ़ कर दिया फिर भी ये इस पर एरर नहीं आ रहा, और ना ही प्रोवाइडर की कोई इंपोर्ट है। अगर प्रोवाइडर की इंपोर्ट होती तब मुझे पता चलता कि क्या कहते हैं, अच्छा ये प्रोवाइडर की वजह से है, बट ये पार्ट ऑफ प्रोवाइडर नहीं है। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन जो उनसी है वो क्या है, अगर मैं इसको सेव भी करूँ ऐड भी कर दूँ तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ये जो चेंज नोटिफायर है ये फ्लटर की एक बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, इसका नाम से ही पता चल रहा है ये आपकी नोटिफाई, जब भी आपका कोई चीज़ चेंज होगी ये क्लास नोटिफाई करेगी, मतलब बताएगी। जैसे मान लो मैं फैज़ान को कहता हूँ कि यार तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कोई भी आए मुझे बता देना। जब भी कोई दरवाजे पे आए तो मुझे बता देना। अब फैज़ान जो उनसा है, जैसे ही कुछ चेंज होगा या कोई भी आएगा या कोई भी अकर होगा तो ये मुझे नोटिफाई करेगा। इसके लिए कोई पैकेज लगाना ज़रूरी नहीं है, ये फ्लटर का बिल्ट इन है, ये हर स्टेट मैनेजमेंट इसको पीछे से यूज़ कर रही है। ठीक है, इसका काम ये है कि जब भी विजिट ट्री के अंदर चेंज होगा, जब भी कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होगी तो ये चेंज नोटिफायर क्या करेगा, ट्रिगर होगा और हमारे स्टेट को बताएगा। ओके ओके, तो ये पार्ट ऑफ प्रोवाइडर नहीं है, मुझसे भी इंटरव्यू में पूछा था। ओके ओके, यहाँ तक हो गया। ओके, एक्सटेंड क्या है, व्हाट इज़ एक्सटेंड।
व्हाट इज़ एक्सटेंड? बताया नहीं था मैंने? कीवर्ड ओ आगे आगे एक्सटेंड कीवर्ड है जो हम जब किसी क्लास में यूज़ करते हैं ना, तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही था जब हम लोगों ने किसी क्लास को यूज़ करना होता है, अच्छा तो हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं। गुड वेरी बैड। हाँ जी व्हाट इज़ एक्सटेंड? एक्सटेंड हमने जैसे डेमो प्रोडक्ट क्लास बनाई है, अगर हमने चेन नोटिफायर की जो है वो हमने प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है उसमें, तो फिर हम एक्सटेंड ओके तो ये बेसिकली बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या कहते हैं वीडियो में बताया था, अब मैं दोबारा बताता हूँ। मैं ऐसी गलती नहीं करता कि ये कहते हैं अगर कोई बंदा मुकर भी जाता है ना कि नहीं बताया, फिर भी मैं दिखा सकता था। एक्सटेंड का काम क्या होता है? एक्सटेंड बेसिकली डार्ट का एक रिजर्व वर्ड है, जैसे क्लास एक रिजर्व वर्ड है। क्लास का काम क्या होता है? शुरू में ये क्लास क्रिएट करता है। अगर आप शुरू में क्लास का वर्ड ना लिखो, उसको पता ही नहीं है ये बन क्या रहा है, ठीक है। क्लास का वर्ड इस डार्ट को बताता है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास, सिंपल। बट ये जो एक्सटेंड का कीवर्ड है ना, ये क्या करता है? यूज़ होता है इनहेरिटेंस के अंदर। आपका एक और टॉपिक है, आज आपने थोड़ा सा ना इनहेरिटेंस के ऊपर एक्सप्लोर करना है। घर जाके आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है इनहेरिटेंस के ऊपर, इनहेरिटेंस इन डार्ट, इस तरह से, ठीक है। आपने इनहेरिटेंस के ऊपर जाना है, पढ़ना है। आई नो आपकी टीचर ने आपको क्या कराया हुआ है, मुझे अंदाज़ा है, और ना मुझे इंटरेस्ट है क्या कहते हैं उन्होंने क्या करवाया, ठीक है। अब थोड़ा सा इस डार्ट के कंसेप्ट्स को पढ़ना। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स, इसको रिकमेंड है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया कर लेके आना, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा, मगर आइडिया आपने खुद लेके आना है, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर आपको शॉर्ट डेफिनेशन के अंदर बताऊं, तो आपके पास अगर एक क्लास है, अगर आपके पास 2 क्लास है, आपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड के अंदर यूज़ करना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। और ये इनहेरिटेंस में यूज़ होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस या सिंगल हो, मल्टी हो, जो कोई भी लेवल की हो, उसके अंदर इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड ही वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करनी है, तो आप एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। जो एक्सटेंड के बाद होता है वो आपकी पेरेंट क्लास होती है, एक्सटेंड से पहले आपकी चाइल्ड क्लास होती है। ओके गुड, ओके सही है। यहाँ तक कोई गड़बड़? यहाँ तक कोई गड़बड़ जो मैंने बताया था? और आखिरी स्टेप, उधर मैंने पॉइंट्स भी लिख के दिए थे, पॉइंट्स भी लिखे थे। आई थिंक मैंने मेन डॉट डार्ट में 4 पॉइंट्स फॉलो करने, उन पॉइंट्स को बस याद रखो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब मैं मेन स्क्रीन में जाता हूँ। मेन स्क्रीन के अंदर जाके अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वाई वी आर गोइंग इनटू मेन डॉट डार्ट। रीज़न ये है इसकी, रीज़न ये है कि अब ये इतनी ज़्यादा स्क्रीन है, अब इनमें से कौन सी स्क्रीन पहली स्क्रीन होगी, फिर उसके अंदर उसकी दूसरी स्क्रीन होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, मतलब पूरा एक विजिट ट्री है। ऐसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एक विजिट ट्री मेंटेन हो रहा होता है, हमारी सारी स्क्रीन का एक विजिट ट्री होता है। तो अब हमें तो नहीं पता कि कौन सी स्क्रीन में कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करना है, कौन सी में कौन सा करना है, या कैसे करना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप जब बीमार हो जाते हो तो आपको क्या कहते हो, इंजेक्शन लगाते हो। अगर आप लगाते हो, मैं नहीं लगाता, मुझे डर लगता है। अगर आप इंजेक्शन लगाते हो, इंजेक्शन का पर्पस क्या होता है? वो आपके खून के अंदर मिल के आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो करता है, ताकि पूरी की पूरी बॉडी उससे जल्द से जल्द रिकवर हो सके। ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे इम्पेक्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। सेम एज इट इज़, आप चाह रहे हो कि जितनी भी मेरी प्रोजेक्ट है ना, उसका पेरेंट विजिट होती है मटेरियल ऐप। जब हमने मटेरियल ऐप पढ़ा था तो मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि मटेरियल ऐप एक ऐसी विजिट होती है जो आपका लाइक पूरा घर होती है, उस घर के अंदर जितने रूम्स हैं वो स्कैफोल्ड्स हैं। अब एक नया रूम अगर आपके घर के अंदर बन रहा है, पार्ट ऑफ तो मटेरियल ऐप ही है ना। तो इस वजह से हम ज़्यादातर मटेरियल ऐप के ऊपर मल्टी प्रोवाइडर को रैप करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अभी ये पूछा है कि अगर आप रन ऐप के अंदर यहाँ पे रैप कर दो तो वो भी कर सकते हो। देखो मटेरियल ऐप जो उनसा है वो माई होम के अंदर रखा है, अगर माई होम से पहले यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर रखो, बात एक ही है। अब क्लास के अंदर कर लो, क्लास के बाहर कर लो, ओके। यहाँ पे लेट से आके मैं एक विजिट में रैप करता हूँ, लाइव रैप विद द विजिट, और यहाँ पे रख दो इसका मल्टी प्रोवाइडर, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइडर्स की लिस्ट, और वही काम हो गया, ठीक है। बट जब कल को इतने ज़्यादा प्रोवाइडर ऐड होंगे तो देखा अब यहाँ पे तो आपका कोड है, बट रन ऐप इतना लंबा अच्छा नहीं लगता। रन ऐप इतना बड़ा हो जाए वो कभी मैंने देखा नहीं है।
तो अगर आपके पास एक आधा प्रोवाइडर फाइल है तो फिर तो ठीक है, आप ये भी कर लो। बट रिकमेंडेड है, अच्छी अप्रोच है जो मैंने देखी हुई है ज़्यादातर, वो ये है कि आप मटेरियल ऐप को ही रैप करो। ओके ओके, मल्टी प्रोवाइडर जो सा है, मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे लिख दिया मल्टी प्रोवाइडर, यहाँ पे आके ऐड किया, यहाँ पे मैं प्रोवाइडर्स की लिस्ट डाली। अब ये इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो अपने प्रोवाइडर को। मैंने एग्जांपल भी दी होगी स्कूल वाली कि आपको जब आपके स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट आता है तो ऐसा तो नहीं है वो कहीं पे भी बैठ जाए, वो पहले रजिस्टर्ड होता है कहीं पे, फिर उसको बिल्कुल उसकी कोई डिटेल्स होती हैं, फिर उसके बाद वो एलिजिबल होता है कि वो कहीं पे आ सके। सेम एज इट इज़, अगर आपने यहाँ पे 10 प्रोवाइडर फाइल बनाई है, अगर आप उनको प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो तो उनको पहले यहाँ पर रजिस्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 100 प्रोवाइडर फाइल पड़ी है और आप कह रही हो चल क्यों नहीं रही, तो आप पहले इसको रजिस्टर करोगे, फिर उसके पास अथॉरिटी है कि प्रोजेक्ट में यूज़ हो। ओके ओके, यहाँ पे आया, मैंने लिखा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद इधर एरो लिखा, और यहाँ पे आके मैंने अपने उस प्रोवाइडर फाइल का नाम लिखना है जो मैंने इंपोर्ट करनी है, रजिस्टर करनी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो प्रोवाइडर। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी यहाँ तक, सही है। अगर मैं यहाँ पे इसको इतनी दफ़ा लिख लूँ, कोई इशू है? हाँ, कोई इशू है? क्यों? अगर आप एक ही स्टूडेंट को एक ही सेम क्लास में 10 दफ़ा रजिस्टर कर लो तो क्या इम्पेक्ट करेगा? बच्चा सेम है, बच्चा नाम भी सेम है, क्लास भी सेम, सब कुछ सेम। अब डेवलपर क्या, अब एक टीचर ख़राब है, उधर टीचर ख़राब है, उधर डेवलपर है। अगर एक बंदा बाय मिस्टेक सेम प्रोवाइडर को 2 दफ़ा भी कर लेता है, आपकी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। एक ही चीज़ काम करने के लिए 5 दफ़ा एफर्ट लगी, हालांकि एक काम एक से भी हो सकता था। सेम एक स्टूडेंट को रजिस्टर करने का एक इतना लंबा फॉर्म था, पहले एक दफ़ा फिल किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर तीसरी दफ़ा किया। टीचर तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई जा रहा है और बिना फजूल के, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर आप प्रोवाइडर की इसको मल्टीपल टाइम इंपोर्ट कर लो, ये बहुत बैड अप्रोच है, मेमोरी रीयूज़ हो रही है। जितनी ज़्यादा प्रोवाइडर फाइल होंगी उतनी ज़्यादा मेमोरी ऐड दिन आपकी यूज़ होगी ऐप की। तो अच्छी अप्रोच ही होती है कि आप वन टाइम इनिशियलाइज़ करो और डेट्स इट। अभी इसका एक ड्रॉबैक है, वो आगे जाके मैं बताऊँगा, बट फॉर नाउ आप ये इसको यहाँ तक लेके चलो। अब हमारे पास अथॉरिटी है कि हम डेमो प्रोवाइडर के अंदर कुछ यूज़ कर सकते हैं। गुड। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ अपनी डेमो स्क्रीन के अंदर। अब देखो डेमो स्क्रीन जो सी है, मेरी जो व्यू स्क्रीन है, उसके अंदर ये जितनी भी लॉजिक रखी है ना, बिल्ड से ऊपर, बिल्ड ओवरराइड से ऊपर, ये सारी की सारी लॉजिक है, ये सारी की सारी लॉजिक है। और जो भी बिल्ड के नीचे है, जो बिल्ड के अंदर यहाँ पे व्यू बनाया हुआ है, ये बनाया वो किया है, ये सारा व्यू है। हमने सारी बिजनेस लॉजिक में बिल्ड से ऊपर वाला कोड लेके जाना होता है, जिसमें डार्ट का कोड हो, जिसमें पैकेजेस का कोड हो। तो इन शॉर्ट ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितना भी काम है, हमें सारा प्रोवाइडर में लेके जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये काम अभी सेट स्टेट से चल तो रहा था, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और ओवरराइड से ऊपर ये सारा कोड यहाँ से कट कर देता हूँ, Ctrl+X। ओके हो गया। देखो हमारा कितने लाइन ऑफ कोड बचा हुआ है, यही सारा कोड में डाल के यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यूज़ तो हो रहा है बट सेपरेट तो चीज़ें हो गई ना। मान लो तुम एक बिज़नेस शुरू करते हो, तुम अपने भाई के साथ शुरू करते हो, उसे कहते हो कि यार काउंटर पे मैं होऊंगा, सेल्स मैन पे तुम होगे, ठीक है। और रादर देन एक ही बंदा दोनों चीज़ें हैंडल कर रहा है, काउंटर भी, सेल्स मैनिंग, ये सारा कुछ हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए 2 चीज़ें हैंडल करना कितना मुश्किल है। अब कोई पीछे से डकैत आ जाता है, वो आके सेल्समैन को लूटेगा या पहले काउंटर को लूटेगा? काउंटर को लूटेगा, सेल्समैन तो बच गया ना। तो सेम एज इट इज़ कल को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आपकी 2 फाइल्स हैं। क्या है? गार्ड अभी नहीं था ना, 2 बंदे थे, गार्ड नहीं था अभी। तो सेम एज इट इज़ अभी आपका प्रोजेक्ट है, अगर कोई हैकर अटैक करता है, वो पहले व्यू तक जाएगा, व्यू के बाद प्रोवाइडर पे जाएगा। तो इन शॉर्ट आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई, यू कैन से, ठीक है। यहाँ पे आया, मैंने सेम टू सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। किससे? रिवर्स इंजीनियरिंग।
अच्छा तो क्या कहते हैं वो ये आपने लगा दिया। उसके बाद लाइन नंबर 8 के ऊपर एरर आ रहा है। एरर क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑडियो प्लेयर का पैकेज इंपोर्ट नहीं किया हुआ। जब भी आप पैकेज यूज़ करते हो इंपोर्ट ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने क्लिक किया, बल्ब पे क्लिक किया, इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये एरर क्यों आ रहा है? ये भी पैकेज है वीडियो प्लेयर का पैकेज, बिल्कुल। ये भी इंपोर्ट किया, वीडियो प्लेयर का पैकेज हो गया, ठीक है। ये वाला क्यों आ रहा है? होना का क्या मतलब है? तुमने INTL नहीं यूज़ किया? ये INTL पैकेज का था तो INTL पैकेज इंपोर्ट किया, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ तक तो था। और देखो सेट INTL से लोकलाइजेशन लग सकती है। आप ऐप में देखते हो ना, वो ऑप्शन होती है इंग्लिश में पूरी ऐप ट्रांसलेट हो जाती है, उर्दू में होती है, चाइनीज़ में होती है। आप वो सारा कुछ भी लोकलाइजेशन हैंडल कर सकते हो। वो भी हम हाँ यार जो जापानीज़ है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होनी चाहिए ना, जैसे ऐप ट्रांसलेट। जैसे मोस्टली लोगों को इंग्लिश कम आती होती है, उर्दू ज़्यादा आती है। हम तो करेंगे, मैं बताऊंगा, लगा के दिखाऊंगा, डोंट वरी यार। ओके, यहाँ तक हमारी प्रोवाइडर फाइल के अंदर सिंपल काम आओगे। ओके, हो गया यहाँ तक? ओके, अब दूसरा काम ये है कि जहाँ पे सेट स्टेट लगी है ना, एक्चुअली सेट स्टेट हमने वहाँ पे क्यों लगाई थी कि जैसे ही वीडियो कंट्रोलर इनिशियलाइज होगा तो सेट स्टेट कॉल करो ताकि व्यू चेंज हो जाए, फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट हो जाए, बिल्ड मेथड को पता चल जाए स्टेट चेंज हुई है। हम यहाँ पे सेट स्टेट की जगह पे यूज़ करेंगे नोटिफाई लिसनर का वर्ड, ठीक है। तो आप जब कोड अगर सेट स्टेटफुल से इसमें कन्वर्ट करो तो बहुत आसान काम है। सारा फंक्शन कॉपी करो, इधर लेके आओ, जब सेट स्टेट लगा उधर नोटिफाई लिसनर करो। जब आप नया लिखोगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट अगर आप ये कर रहे हो तो वो तो बच्चों वाला काम, ठीक है। अब नोटिफाई लिसनर का पर्पस क्या है? जब आप ये नोटिफाई लिसनर ट्रिगर होता है ना, ये फंक्शन, ये जब सबसे पहले भागते हुए जाता है चेन नोटिफायर को बताता है कि ये यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। चेन नोटिफायर फिर प्रोवाइडर की जितने फंक्शंस हैं उनको नोटिफाई करके लिसन होता है हमारा लेटेस्ट चेंज। तो इन शॉर्ट ये सारा का सारा कोड लिंक हुआ हुआ है। जब भी आपने प्रोवाइडर के ऊपर किसी क्लिक के ऊपर कोई स्टेट को चेंज करवाना हो तो आप वहाँ पे सेट स्टेट ही लिखोगे, नोटिफाई लिसनर लिखोगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक वेरी इजी बच्चों वाला काम था। ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे इनिट स्टेट में हमने दो फंक्शन कॉल किए थे, साउंड का और वीडियो का। अब यहाँ पे हमने फंक्शन ही उड़ा दिए तो वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन ये होता है इनिट स्टेट क्या हम ये भी उठा के उधर लेके जाएंगे? इनिट स्टेट नहीं लेके जाएंगे बिकॉज ये पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल है। ये स्टेट, इसका काम क्या होता है इनिट स्टेट का? ये सबसे पहले जैसे ही कोई बंदा डेमो स्क्रीन पे आएगा सबसे पहले एग्जीक्यूट ये फंक्शन होगा। ये होता ही सिर्फ स्टेटफुल विजेट के अंदर है। ओके, तुमने कॉल ही नहीं किया हुआ फंक्शन? ओके, गुड वर्क। ओके चलो सही है, गुड। अच्छा यहाँ तक तो मतलब हमें समझ आ गई इनिट स्टेट जो है पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल है, इसको मूव नहीं करना, ठीक है। वरना गेटेक्स के अंदर वहाँ पे भी इनिट का मेथड होता है। आप अगर गेटेक्स के अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे भी प्रोवाइडर के अंदर भी इनिट का डिस्पोज का मेथड होता है, वो एक नई चीज़ होगी। बट प्रोवाइडर गेटेक्स के अंदर होगा, प्रोवाइडर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है इनिट स्टेट क्या है। प्रोवाइडर के अंदर इनिट स्टेट जो है वो कोई एक मेथड नहीं है, तो हमें ये फ्लटर का डिफ़ॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा उसका। अब यहाँ पे फंक्शंस हैं, ये फंक्शन कहाँ पे हैं? ये हमने इधर बना दी, ये डे प्ले साउंड वाला और प्ले वीडियो वाला। अब हम ये चाहते हैं कि हम प्रोवाइडर फाइल के फंक्शंस को कॉल करें व्यू के अंदर, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ दो तरीके उधर बताए होंगे। क्या बताए थे? मैंने आपको दो तरीके बताए थे। आप यूज़ करोगे context.read, ठीक है। अगर आपने प्रोवाइडर की फ़ाइल का कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना, तो आपको एक्सेस करने के लिए कॉन्टेक्स्ट की अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे दो अप्रोच बताई थी, कॉन्टेक्स्ट अप्रोच थी और एक प्रोवाइडर अप्रोच थी। प्लस माइनस के लिए जब ऑन प्रेस के ऊपर तुमने लिखा था, क्या लिखा था? नहीं, वो उससे नहीं देखी थी, वो उस वीडियो में लिखी है। अगली
तुमने प्लस माइनस किए, काउंटर ऐप बनाई थी, ऑन प्रेस पे क्या लिखा था? हाँ देख ली। जो फंक्शन में आया वहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, वहाँ पे क्या लिखा था? कॉन्टेक्स्ट यूज किया था यार। तो एट दी एंड कुछ ना कुछ तो किया होगा। अस्सलाम वालेकुम। कुछ ना कुछ तो यार जब वहाँ पे लगाया है बाद में भी डिक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट का यूज पता है ना, देखा था। वो बटन में जाके वाली लॉजिक लगाई थी कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड पे, हाँ और उसके आगे लिखा था कहाँ पे यूज होगा हाँ। डॉट उसको कॉल किया किया तो था ना। किया था, वीडियो देख के तो कोड भी था, वीडियो देख के किया मेरी वाली वीडियो नहीं लग रही मुझे आपने वीडियो लगाने के लिए डाउनलोड ही नहीं हो रही, डाउनलोड ही नहीं वीडियो, डाउनलोड नहीं हो रही, कोई भी वीडियो लगा लेती, डाउनलोड नहीं हो रही। मैंने कोई किसी का स्टेटस उठा के लगा देती यार। ये क्या है ये? ओए अल्लाह, चैट जीपीटी है यार ये। बच्चे मैं ना जिंदगी हो गई मुझे। चल ब्लैक बॉक्स यूज़ किया है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स यूज़ किया है, अच्छा ठीक है। लिटरली यार मैं बताऊं, मुझे ना झूठ से बहुत नफरत है। पहली एक चीज़, दूसरी मेरी आंख देख के पकड़ लेती। नहीं प्लीज़, जिसने भी किया ये AI जनरेटेड है या ये कोई और से सीखा, प्लीज़ जब ये चीज़ नहीं पता थी प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ना किया करो प्लीज़। अच्छा यहाँ तक मतलब यहाँ तक जहाँ तक अभी तक हमने किया यहाँ तक तो समझ आई है। मैं आगे बता देता हूँ आपको ताकि आपको कॉपी ना करना पड़े देख देख के। ये सभी मेरी वीडियो में था, वीडियो से देख के कॉपी किया। उससे अगली में ही था यार ये। हाँ, जो आपने भेजी ना सभी अच्छा वाली तुमने वीडियो खाली में पहली देखी, नहीं मैंने वही वाली वीडियो देखी थी जो आपने सेंड की थी, वही देखी। उससे अगली नहीं देखी। था। उससे भी देखी काउंटर ऐप बनाई थी, हाँ, उसमें उससे पूरी अगली- काउंटर ऐप उसने बनवाई पूरी थी। बनाई हुई थी ना, तो वही देख के फिर बना रही थी। ओके फाइन, बाद में design किया। सर मुझे अब क्या मैं अब करूँ, फाइन ठीक है। अच्छा मोर ओवर क्वेश्चन ये है कि देखो हमने प्रोवाइडर के अंदर सारी लॉजिक लगा दी, सारी लॉजिक ले गए। अब आप ये चाहते हो कि इनिट स्टेट के अंदर एक फंक्शन है प्ले साउंड और प्ले वीडियो, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? प्रोवाइडर के अंदर ये पड़ा है। आप ये चाहते हो कि ये इनिट स्टेट के अंदर ये प्रोवाइडर वाले फंक्शन में कॉल करूँ। आप खाली इसका नाम लिख के नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो वो सारी लॉजिक यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो उसी जगह उसी फाइल में थी, एक्सेस हो रही थी। मगर अगर अब दो फाइलों में आप चले गए तो आप डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट इसका आंसर ये है कि अगर आपको प्रोवाइडर के फाइल से कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो आप उसके लिए अप्रोच यूज़ करते हो context.read की, ठीक है। आप context.read लिखोगे, इस तरह से आगे ब्रैकेट डालोगे। अच्छा जब ये आप रीड लिखोगे ना, इस पर एरर होगा। ये जो रीड मेथड है ये इंपोर्ट हो रहा है प्रोवाइडर से। आप जब करोगे वो कह रहा है प्रोवाइडर में से कुछ चाहिए, मैं कहा हाँ प्रोवाइडर का, तो देखो अब वो अलाउ कर रहा है हमें। context.read का मतलब है, ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये दो फंक्शंस जो इधर बने हुए हैं इनको कॉल करना। हम लिखेंगे context.read, उसके बाद यहाँ पे छोटी ये डालेंगे जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, और इसके अंदर उस प्रोवाइडर फाइल का नाम देंगे जिसमें वो फाइल फंक्शंस पड़े हों। कौन सी फाइल का नाम? फाइल का नाम कह रहा हूँ, क्लास का नाम डालना, ये नाम डालना। आपके पास कल को 10 प्रोवाइडर फाइल्स होंगी, 10 क्लासेस होंगी, तो आपने जो क्लास का फंक्शन कॉल करना हो उसका नाम यहाँ पे देना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको भी इंपोर्ट कर लेना क्योंकि ये भी अलग फाइल है। एंड पे आपने सेमीकोलन दे दिया, ओके। या फिर अगर आप इधर डॉट लगाओगे ना तो आपको यहाँ पे सारे फंक्शंस एक्सेस हो रहे हैं, प्ले साउंड, प्ले। और लेट से मैं इधर जाके ना जान के एक चीज़ बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ याहू बाबा, लेट से फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये खाली फंक्शन है ये। अब अगर मैं इधर जाके डॉट लिखता हूँ ना तो देखो मुझे वो भी मिलेगा, याहू बाबा। इधर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं प्रोवाइडर फाइल के अंदर, वो सारे एक्सेस हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ context.read। डॉट लगा के वो एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। आप इधर आके डॉट लिखोगे, जितने फंक्शन है वो अब इधर वो वाला फंक्शन है प्ले साउंड, ये मैंने लगा दी और आगे ब्रैकेट लगा दी। पहले हम सिर्फ ये लिख रहे थे, अब हमें प्रोवाइडर के थ्रू डॉट लगा के एक्सेस करना।
चाहिए। अब मैं ये दो जो ये काम कर रहा था, मैं अब इसको 2 दफ़ा करके प्ले वीडियो वाला, ये 2 फंक्शन कॉल हो गए। ओके हो गया। अब समझो ये काम वो हो गया जो पहले फंक्शन कॉल हो रहे थे, अब ये प्रोवाइडर से कॉल हो रहे हैं। अब इशू इसमें ये है, ये चलेगा बिल्कुल परफेक्ट, मगर ये लाइन हमें 2 दफ़ा लिखनी पड़ रही है। हमने मीडिया क्वेरी में भी एक वेरिएबल बना के काम कर रहे थे, तो सेम हम इधर भी यही करते हैं। मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मान लो वार, उसी के अंदर बना लेता हूँ प्रोवाइडर ये, ठीक है। और इस जो मेरा एक कॉमन चीज़ है, इसको सिलेक्ट करके इसका नाम प्रोवाइडर के इक्वल कर दूँ। देखो कितना काम आसान होगा। अब आपको कल को तीसरा फंक्शन वेरिएबल एक्सेस करना हो, अब आराम से कर लो। कोई भी नाम को वेरिएबल देके नाम उसका छोटा कर सकते हैं। आप इधर पी रख दो, अब पी डॉट कर लो, ये भी कर लो। आप नाम कुछ भी रखो, नाम बस मीनिंगफुल हो, अच्छी बात ही है, ठीक है। मैंने मान लो प्रोवाइडर नाम ही रख दिया। ओके हो गया। गुड हो गया। यहाँ तक कोई गड़बड़? यहाँ तक कोई गड़बड़? वालेकुम अस्सलाम। ओके फाइन, यहाँ तक तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई। अगर हमें कोई फंक्शन को कॉल करना हो तो आप क्या करोगे? रीड मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपको किसी वैल्यू को लिसन करना है तो आप वॉच मेथड यूज़ करोगे। ये मैंने बताया था ना वीडियो, अगली वीडियो में भी बताया। काउंटर ऐप वाली वीडियो में बताया था, रीड का भी और राइट का भी। रीड और वॉच, राइट वॉच वॉच। तो दैट इज में वन टू चेंज हो रहा था, अपने आप जो चेंज होता है वो watch ओके ओके यार, ये थोड़ा सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना यूज़ करो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ना खपना पड़ेगा प्रोवाइडर में ज़िंदगी में कभी। पूरा बताओ कितनी रोटी? अच्छा, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड का तो हमें समझ आ गया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो रीड मेथड है हमने कब कब यूज़ करना है? जब भी किसी फंक्शन को कॉल करना है या किसी वैल्यू को एक्सेस करना है। सिंपल। अगर आपको किसी रियल टाइम वैल्यू को एक्सेस करना है, रियल टाइम मतलब अब एक बंदा आया, उसने इस फंक्शन पे प्रेस किया, वेरिएबल के अंदर पहले 1 पड़ा था, अब 2 हो गया। अब आपको लेटेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपका एक गोदाम है और तुम चावलों का काम करते हो, ठीक है, और तुम्हारी 50 बोरी रखी हुई है स्टोर के अंदर। अब मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ फैज़ान देख के आओ कितनी बोरी है। तुम जाते हो, देख के आते हो 50 है, तुम वापस आते हो, मुझे आगे बताते हो 50 है। अब पीछे से एक बंदे ने 1 बोरी ले ली, मैं तुमसे पूछता हूँ कितनी बोरी है, तुम्हें तो नहीं पता जब तक तुम वापस नहीं जाओगे, देख के गिन के वापस नहीं आओगे। तो इन शॉर्ट रीड मेथड आपका यही काम कर रहा है। आप जब उसे बुलाओगे वो आएगा, देखेगा, वापस आएगा, काम कर रहा है, ओके। पीछे से वैल्यू चेंज हो रही होंगी, उसको नहीं पता। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट रीड की जगह वॉच अप्रोच को यूज़ करो, वॉच अप्रोच क्या करता है? कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग रख रहा हो। मतलब फैज़ान के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो सीसीटीवी या कोई बंदा रखा है, कोई भी इन आउट उसमें होगा ज़्यादा कम का, वो फैज़ान को लेटेस्ट वैल्यू पता, लेटेस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हमारे केस में हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे काउंटर ऐप में पड़ी होगी और आपने वॉच का मेथड यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और जो भी एआई टूल्स आपने यूज़ किए, तो वो सारे वॉच और रीड को एक्सप्लेन नहीं कभी आपको करेंगे। ये समझने के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल से अगर आप समझो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब देखो इसको चावलों की एग्जांपल कितनी सही समझ आई है ना। तो हर बंदे की एग्जांपल चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि यूज़र ने किसी बटन को प्रेस किया, जैसे कि मान लो यहाँ पे हुआ था, आपने जैसे ही इस बटन को प्रेस किया था आप डार्क मोड से लाइट मोड में चले गए। जैसे ही किसी बंदे ने अपने सिस्टम के थीम को चेंज किया, जैसे सिस्टम के थीम को चेंज किया, देखो पूरी ऐप का थीम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया विदाउट एनी ऐप के क्लिक किए। ओ एक कमेंट है, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। यहाँ तक समझ आई है? यहाँ तक समझ आई है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वॉच? अब आपको पता कि मैंने सुनी, तुमने कहा आई है तो मैंने कहा ठीक है पूछ लो तुम। मुझे सुन नहीं रही थी, मैंने नहीं सुना, तो तुमने कहा हाँ मैं सुन रही थी। मैंने कहा नहीं सुन रही थी। यार प्लीज़, मैं तो कह रहा हूँ फोकस करो, ये थोड़ा सा फोकस कर लो सारे। आई नो वी ऑल आर डिस्ट्रैक्टेड,
बट सिर्फ 10 मिनट का फोकस करो, आपकी ज़िंदगी बन सकती है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रीड एंड वॉच? मैंने अभी एग्जांपल दी थी उसकी, अब तुम्हें एग्जांपल दूसरी देता हूँ। मान लेते हैं तुम्हारे एनिमल का शौक है, गुड, देखती पहचान ली। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास 10 कैट पड़ी है। तुमने एक कमरा बनाया हुआ है, उसके अंदर 10 कैट है, बिल्लियाँ रखी हुई है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ देख के आओ कितनी बिल्लियाँ ज़िंदा है, ठीक है, ज़िंदा है। अब तुम जाती हो, देख के आती हो, 10 बिल्ली ज़िंदा है, तुम आ जाती हो वापस। अब पीछे से बिल्ली मर गई, अब तुम क्या करोगे? तुम्हें कैसे पता है कि एक बिल्ली मर गई, अब 9 बिल्ली ज़िंदा है? बाहर देखो। और एक मिनट मरा हुआ तो स्मेल फिर भी आ जाती है। नहीं आती यार, 1 मिनट में नहीं आती। तो इन शॉर्ट, आप जब तक तुम दोबारा जाके चेक नहीं करके आओगे, तो मैं नहीं पता कि क्या कहते हैं लेटेस्ट वैल्यू क्या है। तो जो रीड मेथड है वो क्या करता है, ये 1 टाइम कॉल करता है। जब आप इसे बुलाते हो 1 टाइम कॉल करेगा और काम करके आ जाएगा। जैसे इनिट स्टेट में हमने इसको कॉल किया, जैसे ही कोई पर्सन इस पेज के ऊपर आएगा 1 टाइम ये कॉल करेगा, चेक करेगा। उसके बाद अगर विद इन अ मिनट और विद इन अ 2 आवर्स अगर लेटेस्ट वैल्यू चेंज हो भी गई, इसको नहीं पता। तो अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, रियल टाइम वैल्यूज़ को मॉनिटर करना, कि कभी भी 1 से 2 हो सकता है, कभी भी बिल्ली बढ़ सकती है, कभी भी बोरी जा सकती है, कभी भी इन हो सकता है, आउट हो सकता है। कोई भी ऐसी वैल्यू जो रियल टाइम चेंज हो रही है, जिसके चेंज होने पे फ्रंट एंड पे इम्पैक्ट हो सकता है, जिसके चेंज होने पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ अभी मैंने एग्जांपल दी है डार्क मोड, वाइट मोड। जैसे ही डार्क मोड से वाइट होता है, ऑटोमेटिकली पूरी ऐप का कलर चेंज हो जाता है। तो रियल लिसनिंग के लिए आप यूज़ करते हो वॉच मेथड। जैसे वॉचमैन का काम क्या होता है? वॉच क्या करता है? वॉचमैन का पर्पस होता है कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग करना अपनी चीज़, जो भी उसकी काम है, ठीक है, चाहे वो किसी डोर पे हो या कहीं पे भी हो। वॉचमैन, उसको रीडमैन क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो वॉच कर रहा है। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल थी, जब आप कभी टीवी देखते हो तो आप कहते हो वी आर वॉचिंग टीवी, ये नहीं कहते कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ। और बुक जब पढ़ते हो तो लिखते हो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। रीज़न क्या? अब वो बुक में क्यों नहीं लिखते वॉचिंग बुक, और उसमें क्यों नहीं कहते रीडिंग टीवी? क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं। वो भी तो देख ही रहे हो, आंखों से देख के ही पढ़ रहे हो ना, और वो भी तो आप देख ही रहे हो। रीज़न क्या? वहाँ पे मेन काम देखना है, वहाँ पे मेन काम पढ़ना। में एक और डिफरेंस इसका ये है कि जब बुक पढ़ते हो तो आप खुद पढ़ रहे हो, एक वर्ड पे फोकस किया, नेक्स्ट पे चले गए, दूसरे पे फोकस किया, तीसरे पे चले गए। बट जब आप किसी चीज़ को वॉच कर रहे होते हो तो उस वॉच की सीनरी के ऊपर कुछ भी मूव हो रहा होता है, आपका फोकस अगर एक पे है, दूसरे पे नहीं भी है, फिर भी वो मूव हो रहा होता है। आप कॉन्टीन्यूसली एक स्क्रीन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट देख पा रहे हो। बट बुक रीडिंग में एक टाइम पे फोकस एक लाइन पे या एक वर्ड पे। तो रीडिंग का पर्पज़ होता है आपका एक टाइम पे एक काम अकर हुआ, नेक्स्ट पे मूव ऑन, दूसरा रीड, नेक्स्ट रीड। बट वॉचिंग के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्शन होती है। जब कोई 2 पर्सन एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो कहते हैं आर यू वॉचिंग मी, तो मुझे देख रहे हो, इट मीन्स कि मेरी एक्टिविटी को वो मॉनिटर कर रहा है। सेम एज इट इज़ वॉच और रीड का कंसेप्ट इधर है। रीड आप तब यूज़ करोगे जब किसी ऑन प्रेस को क्लिक करोगे या किसी इनिट को कॉल करोगे या कुछ करोगे। बट वॉच तब यूज़ करोगे जब आपको कॉन्टीन्यूसली क्या कहते हैं मॉनिटरिंग करनी। अब तुम बताओ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वॉच एंड रीड? वो जब एक दफ़ा रीड करें एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल भी फ्लटर की एग्जाम्पल होनी चाहिए। मैं चावलों वाली एग्जाम्पल नहीं लेता। नो, मुझे एग्जाम्पल दिखाओ कहाँ पे, कोई एग्जाम्पल ऐप्स में या कहीं पे। अगर हमने एक दफ़ा वैल्यू देखनी होगी तो हम रीड को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कंटिन्यूसली वैल्यू को चेंज करनी है, एक्सेस करना, तो हम वॉच को इस्तेमाल करेंगे। ओके, सही है। सही है। एक क्लिक पे अगर हम एक दफ़ा देखना है वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली चेंज करना है तो मैं इसको चेंज करा था, वो वेरिएबल को करा मेरे पास नहीं, तेरे पास ही ये। ओके फाइन, आ रहा हूँ बस मैं।
ओके, यहाँ तक होगी, समझ आ गई, गुड हो गया। अब दूसरी चीज़ जो मैंने वीडियो में बताई हुई है कि जब आप व्यू के अंदर यूज़ करते हो ना, व्यू के अंदर अपनी विजिट्स के अंदर, तो वहाँ पे आप ज़्यादातर वॉच यूज़ करते हो, और आप जब किसी ऑन प्रेस के फंक्शन के अंदर यूज़ करते हो तो वहाँ पे रीड यूज़ करते हो। ये भी एक पहचान है वॉच रीड की, बताई थी? बताई थी वीडियो में, ओके, शुक्र है, अब एक तो मान रहा है कोई। काउंटर वाली वीडियो में सब कुछ बताया। देख लो, हमने देखी है ना। मर जाना चाहिए बंदे को देख के। अब हमने देखो, देखी है वो वीडियो हमने। अब यहाँ पे देख, भाई तू कर ले, बाकी कल करते हैं, यहाँ तक एंड करो।